शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ जो राजधानी दिल्ली से आ रही है। राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर के इलाकों में इस वक्त हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ से हाहाकार मची हुई है। गुरुग्राम से लेकर नोएडा तक पूरा इलाका पानी पानी हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने। अगले 24 घंटे की बात की जाए तो दिल्ली के लिए ये बेहद अहम है। अगर यमुना का पानी घटा नहीं तो दिल्ली पर संकट बाढ़ का और बढ़ सकता है। बड़ी खबर यह है कि इस वक्त राजधानी दिल्ली के 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मयूर विहार, पटपड़गंज और नई दिल्ली के कई इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ का पानी अब दिल्ली सचिवालय तक पहुंचना शुरू हो गया है। दिल्ली में इस वक्त यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को 2 मीटर और ऊपर पार कर चुका है। सुबह 7 बजे तक यमुना का लेवल 207.33 मीटर दर्ज किया गया। भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी पूरे उफान पर है। यमुना नदी का पानी दिल्ली से सटे नोएडा में भी कहर बरपा रहा है। नोएडा के सेक्टर 135 की बात की जाए तो ये पानी में पूरा भरा हुआ, डूबा हुआ नजर आ रहा है। पुष्टा के उस तरफ का इलाका जहां आप देखिए कि कैसे निचले इलाके में नोएडा में भी पानी भरा हुआ है। इसके अलावा सिविल लाइंस, मयूर विहार फेज 1, रिंग रोड, बुड़ाली के अलावा जो टिबेटन मार्केट है वो पानी में डूबे हुए हैं। ओल्ड उस्मानपुर, यमुना बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट, निगम बोध घाट, गीता कॉलोनी और गीता कॉलोनी में बना हुआ शमशान घाट सब पानी में पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में कैसे लोगों के घरों में, सड़कों में और सचिवालय तक पानी पहुंच गया है उसकी ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब ये एरियल व्यू तस्वीर में आप मयूर विहार का वो तमाम इलाका देख रहे हैं जो ऐसा लग रहा है कि टापू में तब्दील हो गया, क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 205.33 जो खतरे का मार्क है उससे ऊपर यानी कि 207.31 तक पहुंच चुका है। तो नोएडा सेक्टर 135 की तस्वीर भी आपके सामने है। ये भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो बात अगर राजधानी दिल्ली की जाए, यहां उत्तर पूर्वी जिले में आने वाला उस्मानपुर इलाका बाढ़ में डूब चुका है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। उस्मानपुर में कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ग्राउंड जीरो पर अभी क्या हालात हैं, उस्मानपुर से अनामिका की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के 11 जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। इस समय उस्मानपुर गांव में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। गांव का संपर्क रोड से टूट चुका है क्योंकि यमुना का जल इस समय पूरी तरीके से रोड पर आ चुका है। उस्मानपुर गांव पूरी तरीके से डूब चुका है। इस इलाके में कई लोग अभी भी मिसिंग हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही है। गांव से सड़क पर जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। गांव में लोग हैं, जानवर हैं, मवेशी हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। उस्मानपुर से संपर्क कर पाना अब बहुत मुश्किल हो पा रहा है। कई परिवार यहाँ पे रहते हैं। भैया, किस तरीके से तबाही इस इलाके में हुई है? क्या आप अपने घरों की तरफ अब जा पा रहे हैं? मैम, 3 दिन से तो हम अपने घरों की तरफ जाके भी नहीं जाके, क्योंकि हमें वोट की सुविधा ही नहीं है। हमें वोट नहीं मिली तो हम जाएं कैसे? हमें तैरना भी नहीं आता। कहना है कि भैया कुछ लोग मिसिंग भी हैं जिन्हें लोग अब ढूंढ रहे हैं। हाँ मैम, एक बंदा गया जो मिसिंग है, उसे ढूंढने के लिए एनडीआरएफ वाले अब गए। वो भी उनकी फैमिली ने कंप्लेंट करके ही बुलाया उन्हें। हमें पुलिस वालों ने आके 1 बजे के बाद बताया कि पानी बहुत ज़्यादा छूट चुका है, आप यहाँ से निकल जाओ। और 6-7 बजे गांव में एंटर हो गया। ना तो हम पशु ढंग से निकाल पाए, ना अपना सामान। सब सामान हमारा वहीं है। लगभग 100 से ज़्यादा घर हैं उस्मानपुर के गांव में जो इस समय जलमग्न हैं। कई परिवार इस समय रोड के उस पार फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत है। एनडीआरएफ की टीम गश्त भी कर रही है। कई लोग यहाँ पे मिसिंग है, जानवर मिसिंग है। ऐसे में ये तबाही की तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली की, जो अलग अलग गांव हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी भरा है। इस समय यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अगर ये पानी कम नहीं होता है तो इन गांव से संपर्क कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सड़क टूट चुकी है, बिजली नहीं है। जो वहाँ लोग हैं उनके पास पीने का पानी तक नहीं, यानी ज़रूरत के सामान के लिए भी एनडीआरएफ की ज़रूरत इस समय उस्मानपुर में पड़ रही है। दिल्ली के उस्मानपुर की तस्वीरें, वहां का हाल आपने जाना। अब दिल्ली के जैतपुर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हालात यहां पर भी कुछ बेहतर नहीं है। जैतपुर की विश्वकर्मा कॉलोनी पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुकी है। हजारों लोग इस वक्त बेघर हैं। मस्जिद और मज़ारें भी बाढ़ के पानी में जलमग्न हैं। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है।
दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है तो लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। जैतपुर इलाके में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर आप देखेंगे कि धार्मिक स्थल है, ये दरगाह है, मस्जिद भी है, इसके अंदर भी पानी भर गया है और ये पास में कब्रिस्तान भी है। और देखिए किस तरह के हालात यहाँ पर है। यहाँ लगातार पिछले 2 दिनों से ये स्थिति है कि यहाँ बहुत ज्यादा पानी है और चाहे इंसान हो या जानवर हो, इसी तरह से यहाँ प्रभावित हो रहे हैं। ये दरगाह और मस्जिद है, पूरी तरह से यहाँ नमाज अभी नहीं पढ़ी जा सकती। जाहिर सी बात है कि अंदर पूरा जो पानी है वो भरा हुआ है। हालांकि आज जुमे का दिन भी है, उसके बावजूद भी यहाँ आज नमाज नहीं हो पाएगी क्योंकि बाढ़ ने इस मस्जिद और मजार को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर स्थानीय हैं, वो यहाँ मौजूद है। आपका नाम क्या है भैया? हमारा नाम इरशाद है। इरशाद भाई, मस्जिद तो डूब गई, नमाज कैसे होगी जुमे की? अब देखो जी क्या होता है, पता चले आगे क्या होता है, पता चल जाएगा। 2 दिन से नहीं हो रहा है। पानी ज्यादा बढ़ा है जी। जो कल जो था पानी, ये सारे चबूतरे भरे हुए थे। ये पानी आज सुबह कुछ घटे हैं, बाकी कल जो है पूरे चबूतरे भरे हुए थे। और ये बाजार के अंदर, मस्जिद के अंदर जो है सारे पानी भरे हुए थे। आदमी यहाँ से अस्त व्यस्त था। तो ये स्थिति है कि आपको जहाँ तक भी नजर आएगा, इधर बहुत सारे घर है इस दरगाह और मस्जिद के पास में, उसके यहाँ आपको उसी तरह से जो पानी है भरा हुआ दिखाई देगा। कहीं भी अभी राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही, चाहे कोई धार्मिक स्थल हो या फिर लोगों के रहने के घर, तमाम जगहों पर इस वक्त पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली इस वक्त पानी पानी हो गई है। दिल्ली में अभी के हालात क्या हैं, ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब रजा जैतपुर से हैं, इलाका आजमी बेला रोड से हमारे साथ हैं और अनामिका गौड़ उस्मानपुर से इस वक्त हमारे साथ हैं। इला, आपके पास आ रही हूं, तस्वीरें दिखाइए और बताइए, राहत की उम्मीद है या ये आफत अभी और बढ़ने वाली है? मैं हूं थोड़ा फ्री बस। चलिए इला का रुख करेंगे। शोएब भी हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, जैतपुर में किस तरह की तस्वीरें हैं? क्या यहाँ पानी का जो लेवल है कुछ कम हुआ है? हाँ, देखिए लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब बारिश ना हो तो कम से कम जो पानी का लेवल है वो कम हो यमुना का। लेकिन मौसम विभाग ये कह रहा है कि अगले कुछ दिनों तक इस तरह की जो चीजें है वो होती रहेगी, बारिश की उम्मीद है। और जैतपुर की तस्वीर कुछ यूं है कि अलर्ट पर है एनडीआरएफ की टीम। यहाँ पर पूरी तरह से कई टीमें यहाँ पर अलर्ट पर रहती है कि किसी भी तरह की अगर कोई सूचना मिलती है फौरन टीमें जाती है। हम अभी इस टीम के साथ गए भी थे अंदर और हालात देखे तो बड़े भयावह है कि तमाम जो घर है वो डूबे हुए हैं। हजारों लोगों को यहाँ से निकाला गया, दूसरी जगहों पर वो विस्थापित है, या तो वो कैंपों में रह रहे हैं या अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। और लगातार ये कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी, कि कोई अंदर ना आए। क्योंकि एक बड़ी चुनौती ये रहती है, लोगों को ये डर रहता है जब बाढ़ आती है या पानी भरता है घरों में, कई लोगों को ये डर रहता है कि ऐसा ना हो कि वो घर छोड़कर चले गए तो उनके घर में चोरी ना हो जाए। तो पुलिस भी अपनी सतर्कता बरत रही है। तमाम जो ऐसी जगह है जहां से लोग बाहर आ सकते हैं, जा सकते हैं, उन जगहों पर चौकसी को बढ़ाया गया है और किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। अब यही उम्मीद है कि शायद अगर बारिश नहीं होती, क्योंकि 2 दिनों से हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद जो है वो रोजाना बारिश हो रही है दिल्ली में। और इसी तरह से पहाड़ों में और दूसरी जगहों पर भी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। उससे यमुना में पानी ज्यादा आता है और फिर जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है, तो आबादी की तरफ और ज्यादा पानी का जो फ्लो है वो दिखाई दे रहा है जी। अब यही उम्मीद है कि आज अगर स्थिति ठीक रहती है तो रात से ही सही थोड़ा जो जलस्तर है वो कम होने की तरफ बढ़ेगा और लोगों को राहत बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर है, जो पानी हम देख रहे हैं, ये कम होने में शोएब अभी उम्मीद ही जताई जा सकती है और लोग उम्मीद ही कर रहे हैं कि पानी का जलस्तर जो है वो घटे और इसके साथ ही लोगों को फायदा मिले। उनका जो घर है वहां से पानी हटना शुरू हो जाए, इलाकों से पानी हटना शुरू हो जाए, लेकिन ऐसी उम्मीदें अभी बहुत कम नजर आ रही हैं। अनामिका, आप भी तस्वीरें दिखाइए। उस्मानपुर में फिलहाल क्या हालात हैं? पानी कम होने की उम्मीद है या ये वाटर लेवल और बढ़ रहा है? जी प्राची, उस्मानपुर में इस समय तबाही ही तबाही है। जिस जगह हम खड़े हैं, आप यकीन माने कि ये एक मेन रोड है जो
हाईवे से लगी हुई है और उस्मानपुर गांव की तरफ जाती है। मेरे पीछे आपको ऐसा लगेगा कि मैं बीच नदी में खड़ी हूं, लेकिन ये नदी नहीं है, सड़क है और पीछे उस्मानपुर गांव है जो इस समय पानी में यमुना के जलस्तर बढ़ने के बाद पूरी तरीके से डूब चुका है। अचानक से यहाँ पे पानी बढ़ा। गांव के लोगों का कहना है कि 2023 से ज्यादा यहाँ पे इस बार तबाही हुई है। कई लोग इस समय उस्मानपुर गांव के उस तरफ हैं जो सेकंड फ्लोर पे या छत पर फंसे हुए हैं, लेकिन रिलीफ कैंप में लोग नहीं जाना चाहते हैं। इस समय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी यहां बंद है क्योंकि पानी भरा हुआ है। खाने पीने का सामान भी रेस्क्यू टीम्स को पहुंचाना पड़ रहा है। ऐसे में सैकड़ों परिवारों की जिम्मेदारी अब रेस्क्यू टीम के कंधे पर है कि उन्हें जरूरत का सामान मिल सके। कई मवेशी भी इस पानी में फंसे हुए हैं। बीच बीच में रेस्क्यू भी किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ के सांसद यहाँ से गायब है। यहाँ के विधायक यहाँ के लोगों का सुध नहीं ले रहे हैं, जिससे लोगों की नाराजगी भी नजर आ रही है। आप तस्वीरें इधर देखिए प्राची कि कैसे आपको यमुना कितनी बड़ी है और अगर 2 दिन में पानी कम नहीं होता तो यहाँ बीमारियों का घर बन सकता है, क्योंकि कचरा पूरा यमुना से फ्लो होके गांव की तरफ आ रहा है और ये इलाका एक सूखा इलाका था जो अब पूरी तरीके से यमुना ने टेक ओवर कर लिया है, या ये कहें यमुना यहाँ पे अपने रौद्र रूप में बह रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अनामिका, और तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं बहुत सारी चुनौतियां आम लोगों के लिए। एक तो फंसे हुए हैं बाढ़ की वजह से, उसके बाद जो कचरा है वो सब वहां पर आ रहा है और वो बीमारियों को न्योता देगा, दावत देगा। इला काज़मी का रुख कर लेते हैं। इला, बेला रोड की बात की जाए तो यहाँ किस तरह के हालात और तस्वीरें, क्योंकि लगातार पानी का लेवल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल ज्योत्सना, अगर मैं आपको बता दूं पिछले 48 घंटे से इसी तरह से पानी यहाँ पर जमा हुआ है। देखिए ये स्वामी नारायण मंदिर है जिसके आसपास घर मौजूद है। घरों के अंदर लोग भी फंसे हैं जो किसी तरह से घरों में पानी आने से बचा रहे हैं। आप देखिए पानी इतना ज़्यादा यहाँ पर गंदा है और कोई सुध-बुध लेने नहीं पहुंचा। यहाँ पर हमें कोई निकासी होते हुए भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो खुद ही अपने घरों से पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर के अंदर भी पंप्स की आवाज हमें आ रही है जो लगे हुए हैं, जो मंदिर के अंदर भी पानी चला गया है उसको भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पानी देखिए इतना गंदा पानी है यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ दिनों में बीमारियां फैलने लग जाएंगी। आसपास लोग रह रहे हैं, लोगों का घर है, ये बेला रोड है, यहाँ से कुछ ही दूर पे LG आवास है, उससे कुछ ही दूर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास भी है। तो आप देखिए ये पॉश इलाका है जिसकी ये घर में पानी भर चुके हैं, पानी से लबरेज है, दुकानों में पानी चला गया है, घरों में पानी चला गया है। लोग घंटों से यहाँ पर अंदर ही फंसे हुए हैं, जो लोग अंदर हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में ये इतना गंदा पानी है कि इससे अब धीरे धीरे बीमारियां भी फैलने लगेंगी। देखिए बारिश का सिलसिला भी जारी है एक तरफ, दूसरी ओर यमुना का जो स्तर है वो भी 207 मीटर से पार है, यानी कि खतरे के पार है। 2010 का भी रिकॉर्ड यमुना ने तोड़ दिया है। बाढ़ के हालात से जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग फंसे हुए हैं घरों के अंदर, वो निकल नहीं पा रहे हैं, अपनी ज़रूरत का सामान अंदर ही उन्होंने रखा हुआ है और गाड़ियां भी डूब चुकी हैं, लोगों की बाइक्स भी डूब चुकी हैं यहाँ पर। और ये सिविल लाइन का एक पॉश बिल्कुल जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। दिल्ली पानी पानी हो गई है, इसके साथ ही पोल खुल गई है उन तमाम व्यवस्थाओं की जो हमेशा की जाती हैं, जिनके बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और अभी अभी एक और बड़ी खबर आ रही है, बिहार पर केरल कांग्रेस के एक ट्वीट पर बवाल हो गया है। केरल कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीड़ी से की। ट्विटर पर केरल कांग्रेस ने लिखा कि बी से बिहार, बी से बीड़ी। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की घटिया सोच उजागर हो गई है। तो ये वो ट्वीट है जो कांग्रेस केरला की तरफ से किया गया, केरला की कांग्रेस विंग ने किया है। वहां पर ये बताया गया है बिहार की तुलना बीड़ी से की गई है और इसी को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। लिखा गया है बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विद बी कैन नॉट बी कोइंसिडेंस अ सिन एनीमोर, यानी कि ये बताया गया है कि बी से ही बिहार है और बी से ही बीड़ी है। इस पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है, चुनावी साल है और ऐसे में इसे मुद्दा बना लिया गया है। बीजेपी अब कांग्रेस पर अटैकिंग हो गई है। और नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, देखिए कोई मौका इस वक्त कोई पार्टी नहीं छोड़ रही है। अब केरल कांग्रेस जो है बिहार चुनावों को लेकर कूद पड़ी है और बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी है और कह रही है कि अब ये
बहुत हद तक सिन कंसिडर नहीं किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। और इस तरह की बातें पहले भी आती रही हैं और इसको लेकर जो विरोध है वो लगातार जारी रहा है। जेडीयू की तरफ से आपत्ति भी इसको लेकर आ गई है और सवाल तेजस्वी यादव से पूछा गया है कि आखिर इस पर आप क्या कहेंगे। अभी हाल में रेवंत रेड्डी जब आए थे राहुल गांधी के साथ, उस समय भी एनडीए की तरफ से ये सवाल खड़ा किया गया था कि जिस रेवंत रेड्डी ने बिहार के लोगों के बारे में क्या कुछ कहा था, उनको आप साथ लेकर घूम रहे हैं। तो जाहिर है चुनाव का वक्त है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह की बातें जो है सामने आती रहेंगी और जाहिर है जवाब भी जो है इस तरह से दिए जाते रहेंगे। और एक बार फिर जब केरल कांग्रेस का बयान इस तरह का सामने आया है, तो ऐसे में इसको लेकर एनडीए की तरफ से अब कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है और कई सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर इस तरह के बयान देने वाली पार्टियों का समर्थन महागठबंधन के नेता और ख़ास तौर से तेजस्वी यादव किस तरह से कर रहे हैं और उनका क्या कहना है। बिल्कुल ठीक है, अब इसे बिहार अस्मिता से जोड़कर देखा जाएगा नीतीश, और इसे एनडीए भुनाने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब केरल में कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस तरीके के बयान आते हैं, इस तरीके के पोस्ट आते हैं, तो तेजस्वी यादव इस पर क्या जवाब देंगे? अब आरजेडी कैसे अपना बचाव करेगी या कैसे जनता के बीच में जाएगी इसे लेकर? जी हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ तेजस्वी यादव कहते हैं। और उस दौरान भी जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान रेवंत रेड्डी हो या फिर स्टालिन हो, जब लगातार घूम रहे थे, तो आपने देखा होगा कि ये सवाल खड़े किए गए थे एनडीए की तरफ से कि आखिर जिस रेवंत रेड्डी ने और जिस स्टालिन ने जो बातें कही, खासतौर से बिहार के संदर्भ में जो रेवंत रेड्डी ने जो बातें कही थी, उसको लेकर उनसे कई सवाल खड़े किए गए। तो एक बार फिर एनडीए को मौका दे दिया है महागठबंधन ने और जाहिर है एक बार फिर ये सवाल तेजस्वी यादव से होगा। तेजस्वी यादव तो आज अभी पटना में नहीं है, उनकी एक सभा है सासाराम में, लेकिन निश्चित रूप से जेडीयू ने जो सवाल खड़ा किया है, तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि आखिर बिहार के लोगों को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या बिहार के लोगों का अपना कोई स्वाभिमान नहीं है, उनकी कोई अस्मिता नहीं। तो ये सारे सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और कहीं ना कहीं चुनाव में भी इस बात को जो है एनडीए की तरफ से रखा जाएगा। और एनडीए को गठबंधन को घेरने का, इंडिया ब्लॉक को घेरने का एक और मुद्दा मिल गया है। नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। जिस तरह से केरल कांग्रेस की तरफ से ट्वीट सामने आया, इसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार अपनी बिहार विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। उनके ऑफिशियल हैंडल से वो बिहार की तुलना और बिहारियों की तुलना बीड़ी से करते हैं। सोचिए किस प्रकार की मानसिकता है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की माताजी को भी किस प्रकार से गालियां दी, भद्दी बातें बोली। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने प्रधानमंत्री को 150 से अधिक गालियां दी। अब कांग्रेस पार्टी पहले प्रधानमंत्री की माताजी को गालियां देती है, सनातन को समाप्त करने की, सनातन को बीमारी कहने की बात कहती है, तिरंगे और संविधान का अपमान करती है, और अब तो बिहार के ऊपर जिस प्रकार का हमला बोला है। और ये कोई पहली बार तो नहीं है। डीएमके के नेताओं ने कहा बिहारी जो होते हैं वो टॉयलेट क्लीनर होते हैं, बिहारी जो होते हैं वो पानी पूरी सेलर होते हैं। फिर हमने देखा रेवंत रेड्डी ने तो बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था, कुर्मी डीएनए पर सवाल उठाया था। हमने देखा चन्नी जी ने बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोगों का कैसा मखौल उड़ाया। हमने देखा राहुल गांधी की भी जो टिप्पणी थी नॉर्थ इंडियंस को लेकर, और अब कांग्रेस ने तो पूरे बिहार का किस प्रकार से अपमान किया है वो सामने आ चुका है। वैसे तो आपको बता दें कि जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद ही अब लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, और उन्हीं रिफॉर्म्स को लेकर ये बेतुका ट्वीट इस वक्त कांग्रेस केरला का सामने आया, जिसे बीजेपी ने मुद्दा भी बना लिया है और बड़ी अटैकिंग मोड में सवाल पूछे जा रहे हैं। सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि दूसरा मुद्दा है गाली गलौज का। बिहार में राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी की दिवंगत मां को गाली दी गई। इसके विरोध में कल 5 घंटे के लिए बिहार बंद बुलाया गया था। इसे लेकर लालू प्रसाद यादव की एक्स पोस्ट पर सियासी संग्राम छिड़ गया। लालू ने कहा कि गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें, ये बिहार है। बीजेपी के गुंडे राह चलती महिलाओं, बहन बेटियों, बुजुर्गों और स्कूल जाने वालों को जिस तरह परेशान कर रही हैं, सड़क पर आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं, उसका जवाब बिहार की जनता देगी। ये लालू प्रसाद यादव की तरफ से ट्वीट किया गया था। लालू प्रसाद और उनकी पार्टी सिर्फ इसे लेकर ही गुजरात बिहारी नहीं करा रहे हैं, बल्कि जीएसटी घटाने पर भी आरजेडी ने इस गुजरात बनाम बिहार से इसे जोड़ दिया।
आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोदी जी जीएसटी में भी बिहारी उत्पादों के साथ अपनी नफरत दिखा रहे हैं। गुजराती खाखड़े पर जीएसटी नील कर दिया तो वहीं बिहार के मखाने पर जीएसटी 5% और मशहूर गजक तिलकुट को 18% के दायरे में डाल दिया, जो हमारे गयाजी की शान है। इतना ही नहीं, कलम पर जीएसटी बढ़ाकर 18% कर दिया। तेजस्वी जी कहते हैं भाजपा तलवार बांटती है, कलम से नफरत करती है। तो एक तरफ अलग अलग मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर अटैक किया जा रहा है, तो अब कैसे अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है वो भी आपको बताते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अपने वोटर्स को साधने की रणनीति शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियों की नजर इस बार कुशवाहा वोटर्स पर है। आज कुशवाहा समाज के सबसे बड़े लीडर रहे शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस है। इस मौके पर पटना से लेकर सासाराम तक दो बड़ी रैलियां हो रही हैं। पटना में आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी रैली है, तो वहीं सासाराम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी कुशवाहा समाज को लुभाने की कोशिश करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने पटना के मिलर ग्राउंड में परिसीमन सुधार रैली का आयोजन किया है, तो वहीं सासाराम में तेजस्वी यादव राजनीतिक एकजुटता रैली कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने कुशवाहा वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव अपने एमवाई समीकरण में कुशवाहा को जोड़कर बिहार में सत्ता वापसी का गणित जोड़ रहे हैं। बिहार में कुशवाहा वोट बैंक एक साइलेंट गेम चेंजर के रूप में काम करता है। अगर बिहार में ओबीसी वोटरों की बात करें तो यादवों के बाद कुशवाहा वोटरों की ही आबादी है। बिहार में कुशवाहा समाज की आबादी 4.27% है, जिसका 11 जिलों की 35 से 40 सीटों पर खासा प्रभाव है, खासा दबदबा है। यानी ये समाज इन सीटों पर जीत और हार को तय करता है। 1990 से लेकर 2000 तक कुशवाहा समाज लालू प्रसाद यादव के साथ रहा, लेकिन 2000 के बाद से वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ गए। यानी लव कुश समीकरण, जिसमें लव कुर्मी समाज और कुश मतलब कुशवाहा समाज। नीतीश कुमार कुर्मी बिरादरी से आते हैं और यही कारण है कि लगातार इस वोट बैंक को भी साधने की कोशिश हो रही है। नीतीश आज 2 महत्वपूर्ण रैली हैं और इन रैलियों के जरिए हम देखेंगे कि किस तरह से कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश करते अलग अलग पार्टी के नेता नजर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। कुशवाहा वोट बैंक एक अहम वोट बैंक है बिहार में। और देखिए, तेजस्वी यादव की भी कोशिश रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कई कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया और उनको कामयाबी भी मिली है। तेजस्वी यादव को अच्छी तरह पता है कि सिर्फ एमवाई से बात नहीं बनेगी, उसमें नई जातियों का जो वोट बैंक है वो जोड़ना होगा। और उस प्रयोग में कुशवाहा पर उन्होंने सबसे ज़्यादा दांव चला है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव की भी कोशिश है कि वो कुशवाहा वोट बैंक को अपने साथ साधें, और इसलिए वो कई प्रयोग जो है पिछले कुछ चुनाव में करते रहे हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं और उनकी जो एक पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, कुशवाहा जाति पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनका भी दावा है कि कुशवाहा वोट बैंक उनके साथ रहता है। तीसरी तरफ आप बीजेपी को देखें तो सम्राट चौधरी, जो कि डिप्टी सीएम हैं, उनको इतनी अहमियत यदि बीजेपी ने दी है तो उसकी वजह यही है कि वो कुशवाहा समाज से आते हैं। और नीतीश कुमार, जो लवकुश जातियों पर सबसे ज़्यादा जिनकी पकड़ रही है लंबे समय तक, तो ऐसे में नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी के खत्म होने के बाद इस वोट बैंक का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी लड़ाई अभी चल रही है। और यही कारण है कि हर तरफ जो है ये कोशिशें की जा रही है। आरजेडी की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, बीजेपी भी चाहती है कि ये वोट बैंक उनके साथ बना रहे नीतीश कुमार के बाद भी। तो ऐसी स्थिति में ये ठीक है, जातियों का जो जातियां हैं उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है नीतीश, और ऐसे समझा जा सकता है कि एमवाई समीकरण के साथ साथ और भी जातियों की जरूरत महागठबंधन को है, इसलिए कुशवाहा वोटर्स पर भी अब डोरे डालने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए।